कभी सोचा था कि आगे चल के इवेंट मैनेजमेंट में जाना है, मतलब इसी में करियर बिल्ड करना है? ह्यूमैनिटीज़ आपको ऑलराउंडर बनाती है, आपको हर चीज़ से इक्विप करती है, आपको करंट अफेयर से करती है, आपको वेदर प्रेडिक्शन से करती है। इवेंट इंडस्ट्री नीड्स एन ऑलराउंडर क्रिएटिव लीडरशिप माइंड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग परसेंटेज के साथ है, बट उनका कम्युनिकेशन, उनका क्रिएटिव लीडरशिप स्किल्स अच्छा है और उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करा हुआ है। इवेंट मैनेजमेंट के अंदर ही 12 फील्ड्स हैं। अगर आपको लगता है इवेंट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है आपसे, लेकिन आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर रहे हो, या शो रनिंग इवेंट मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है कि बैक स्टेज पूरा संभालना, पूरा शो एलईडी वगैरह चलाना, आपको लगता है आपको बहुत मज़ा आता है कंप्यूटर चलाने में, तो आप वो पार्ट रख सकते हो। एक तो ये भी मिथ है कि मास कम्युनिकेशन से हाई पेइंग जॉब्स मिलते नहीं है मार्केट के अंदर। ये बहुत बड़ा मिथ है। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी एक आर्टिकल निकाला था कि मास कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट डेडली इंडस्ट्री, कि आपको 10,000 रुपीज़ से जॉब नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊँ, पर शो ऑफ शो रनिंग आपको 30,000 मिलता है। लाइक 30,000 इज द बेसिक स्टार्टिंग पेइंग थिंग जो आपको मिलती है एक शो रन करने के लिए, स्मॉल शो चलाने के लिए। तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या लार्ज स्केल होता होगा जब ये लार्ज स्केल इवेंट पे जाते हो। तो आपको लगता है कि क्या ऐसी स्किल्स उनको डेवलप करनी चाहिए जिससे आगे इवेंट मैनेजमेंट का करियर बहुत ईजी हो जाए उनके लिए? 30 मिनट्स आप बस इंस्टा की स्क्रॉल करने की जगह आप लिंक्डइन पे स्क्रॉल कर लो, आपका कनेक्शन वहीं से बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे। इवेंट मैनेजमेंट के अंदर ही आपका एक कोर इवेंट मैनेजमेंट आता है, एक क्लाइंट सर्विसिंग आता है, एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट आता है। आर्टिस्ट मैनेजमेंट का ही इकॉनमी इस टाइम पे 7.28 ट्रिलियन का है। कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे किसी सेलिब्रिटी के साथ आप काम कर रहे थे? AR रहमान सर के साथ हम कॉन्सर्ट क्यूरेट किया था मैं इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल के लिए। ऐसे बहुत सारे मेमोरीज हैं। हर्षदीप कौर के साथ भी हैं, यूहानी के साथ भी हैं, परमीश शर्मा के साथ हमने रिसेंटली किया, उनके साथ भी हैं, बी प्राक सर के साथ भी है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया। Hi everyone, so welcome to one another episode of the Humanities Show, जहां पे हम बात कर रहे हैं सपनों से सफलता तक की। एक कॉमन मिथ है कि ह्यूमैनिटीज के अंदर करियर ऑप्शंस नहीं होते, और हर बार हम इसी मिथ को ब्रेक कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस सो दैट आप अपना करियर बहुत अच्छा बिल्ड कर सको। एंड सो फार इन दिस एडिशन हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर भी किया है, और आज हम बात करने वाले हैं इवेंट मैनेजमेंट की, जो कि एक बहुत ही बूमिंग फील्ड है। अगर हम भारत की बात करें, जिस तरीके से इवेंट्स हो रहे हैं, आप देखते होगे यार, कॉन्सर्ट्स होते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल मीट्स होते हैं, G20 के बारे में आपने सुना होगा, राइट? आपने इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में सुना होगा जहां बहुत सारे कंट्रीज के मिनिस्टर्स आते हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। जिस तरीके से मार्केट बूम कर रही है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ऐसे क्रिएटिव माइंड्स की जो यहाँ पे आकर के नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ बट आपके देश के लिए भी कई बार काफी अच्छा कर सके। आज इसी सीरीज में हम मिलने वाले एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से जो ऑलरेडी ये सारी चीजें अचीव कर चुके हैं, ऑलरेडी वो इन चीजों में काम कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो G20 समिट से लेकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस तक है, और भी ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज, इवेंट जो आपने आजकल कॉन्सर्ट्स होते देखेंगे बिग स्टार्स के, उनके साथ जिन्होंने वर्क किया है। वी हैव अ पर्सन हु इज वेरी रिच एक्सपीरियंस वाइज, एंड साथ ही साथ आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कैसे ह्यूमैनिटीज लेने के बाद उन्होंने एक करियर बिल्ड किया एंड हाउ शी इज डूइंग वेरी वेल। आई वुड लाइक टू वेलकम, बुला लेते हैं एक बार अपने गेस्ट को आज फटाफट से। तो आर यू ऑल गाइज एक्साइटेड? बिकॉज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, तो बुलाता हूं फटाफट से। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय मैम, वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज शो। हमारे साथ हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, एंड हम लोग बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर कैसे करियर ऑप्शन होते हैं, और क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा क्रिएट किया है, बिल्ड किया है, वी वुड लाइक टू हैव सम इनसाइट्स फ्रॉम यू। हम चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों को गाइड करें और बताएं कि देयर इज़ अ वर्ल्ड बियॉन्ड साइंस, साइंस के अलावा भी दुनिया है, और मतलब काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें वो आगे करियर बना सकते हैं, जिसमें आगे जा सकते हैं, और काफ़ी सारा फेम और नेम दोनों पा सकते हैं। वी हैव विद अस मिस करीना। शी इज़ वर्किंग विद लॉट ऑफ इवेंट्स। तो ये वर्क करते हैं गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में। तो आज मैम से जानेंगे कि मैम की जर्नी क्या रही, स्कूल में क्या चैलेंजेस थे, और कैसे इतना फैंटास्टिक करियर बिल्ड किया। मैम, मोस्ट वेलकम टू द शो। दिस इज फॉर यू अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। एंड आई वुड लव टू गाइड स्टूडेंट्स, ताकि हमारे इस क्रिएटिव फील्ड में और यंग माइंड्स जुड़ सके, ताकि हमारी इवेंट इंडस्ट्री जो बूम हो रही है वो और लार्ज और ग्लोबल लेवल पे बूम हो, ताकि वो हमारे इकॉनमी को बेनिफिट करे और हम और लार्ज स्केल पे जा सके। मैम प्लीज हैव अ सीट, हम बातचीत शुरू करेंगे। मैम, मिल गया आपको स्टूडियो हमारा? बिल्कुल, क्या बात है। बहुत मतलब इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ मेरे लिए आना, बट इट्स वेरी नाइस टू हैव सच अ सेटअप, जहाँ आप बता रहे हो कि गाइड करो। बहुत कम होता है कि ऐसा
लोग आपको कोई गाइडेंस दे। मेरे टाइम पे मुझे इतना कोई मेंटोर करने वाला नहीं था, बट इट इज़ रियली नाइस कि आपके टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ग्रेट मैम। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ आपसे इनसाइट्स चाहेंगे, ठीक है। एंड सबसे पहले तो मैम आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप बेसिकली करते क्या हैं। वैसे तो मैंने थोड़ा बता दिया इनको, लेकिन अगर आप आपके साइड से आएगा कि आप क्या करते हो एग्जैक्टली, सो दैट विल बी वेरी ग्रेट। तो माय नेम इज़ करीना। जैसा कुणाल सर ने आपको बताया, मेरा जो फोटे है वो बहुत लार्ज है, बट बेसिकली मैं लार्ज स्केल फॉर्मेट इवेंट्स की बात करती हूँ। हम कन्वेंशंस करते हैं, हम कॉन्सर्ट्स करते हैं, हम आईपी क्रिएट करते हैं। आईपी मतलब हमारा खुद का एक, जैसे जोमालैंड हो गया, खुद का एक इवेंट क्यूरेट करना। लार्ज स्ट्रीट कन्वेंशंस, हमने यशोभूमि लॉन्च किया था। आई वर्क फॉर अ कंपनी कॉल्ड ओकेजन एक्सपर्ट्स। हमने यशोभूमि लॉन्च किया है। हमने इंटरनेशनल फर्स्ट सोलर फेस्टिवल कराया था। हम आईटो की ट्रेड कन्वेंशंस करते हैं। हमने वर्ल्ड होम्योपैथी समिट करा, विच वी डिड इन स्विट्ज़रलैंड। हमने पूरा स्विट्ज़रलैंड तो कंप्लीट किया था। तो दिस इज़ सम ऑफ द फ्यू इवेंट्स आई वुड लाइक टू नेम। मैं नेम करना चाहूँगी जो मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। देयर मच मोर, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने करी है। क्या बात है मैम, दैट्स सो अमेजिंग। और एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास कि आपने क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज चूज किया था। हाँ, क्लास 11th में मैंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया था। उसका रीज़न नंबर 1 है कि मेरी मैथ्स में कंपार्टमेंट आई थी। मैं शुरू से मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, बट जब कंपार्टमेंट आई तो बहुत डर लगा कि क्योंकि मेरा जो भाई था वो बहुत स्टूडियस था, बट मैं कंपेरेटिवली पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी, बस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अमेजिंग थी। तो जब मैथ्स में कंपार्टमेंट आई तो वो एक सेटबैक ज़रूर था लाइफ में, बट पता चला कि आपके लिए सिर्फ पढ़ाई मायने नहीं रखती, आपकी स्किल्स एक और चीज़ है जो आपको आगे लेके जा सकती है फील्ड में। सो क्या अभी कभी सोचा था कि आगे चल के इवेंट मैनेजमेंट में जाना है, मतलब इसी में करियर बिल्ड करना है? नहीं सर, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। मतलब मुझे लगता था कि मैं भी साइंस लूँगी, भैया की तरह आगे अचीव करूँगी। बट जब मेरा मैथ्स में कंपार्टमेंट आया तो मेरे बहुत सारे टीचर्स थे जो मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत प्रेज़ करते थे। उन्होंने मेरे को बताया कि आपका वॉइस अच्छा है, पब्लिक स्पीकिंग अच्छा करते हो, आप रेडियो जॉकी जा सकते हो, आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। तो फाइनली एक रेडियो जॉकी का जो मेरा सपना था वो मुझे पता चला कि मास कम्युनिकेशन से पूरा होता है। बट जब मैं मास कॉम में गई तो मुझे पता मास कॉम सिर्फ रेडियो जॉकी और जर्नलिज्म तक लिमिटेड नहीं है, उसमें बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये एक न्यू एरा थी मेरे लिए जानने के लिए कि इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट में, और हम कुछ चीज़ों पे लिमिट सेट कर लेते हैं। हम बस 2-3 चीज़ों पे लगता है कि अरे हमने नीट नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे, हमने ये जेई नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। जब इस मार्केट में आओगे तो आपको पता चलेगा इवेंट मैनेजमेंट के अंदर ही 12 फील्ड्स हैं जो आपको बताती हैं कि आप अपनी अपनी क्रिएटिव फील्ड जो भी आपको चूज करना है आप कर सकते हो। ओके, सो मैम एक बड़ा कॉमन क्वेरी आता है, जैसे अगर आपने 10th का एग्जाम दिया, ज़्यादातर जो फ्लो रहता है वो साइंस और की तरफ रहता है, या फिर बच्चे कॉमर्स ऑप्ट कर लेते हैं। ह्यूमैनिटीज़ को लेकर के दोस्त भी बहुत परेशान करते हैं कि अरे यार ह्यूमैनिटीज़ ले लिया, तुम पढ़ नहीं सकते थे, तुम बहुत वीक स्टूडेंट हो। हाँ। तो आप जब स्कूल में थे, क्या कभी ऐसा लगा किसी ने आपको ह्यूमैनिटीज़ पे लेकर के कुछ कहा हो कि स्कोप नहीं है आगे ह्यूमैनिटीज़ का, कुछ भी नहीं कर सकते आप ह्यूमैनिटीज़ लेके? स्कूल में तो नहीं, बट अगल बगल के जब आपकी परसेंटेज आती है तो आपके जो अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं वो बहुत बोलते हैं कि अरे तुम्हारा इतना कम परसेंटेज आया है, तुम तो आर्ट्स ही लोगे। तो एक इंफियरिटी ज़रूर फील होती है कि हाँ लेकिन ह्यूमैनिटीज़ ऐसा एक फील्ड है, ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको अगर आप पढ़ के इस फील्ड में उतरते हो, इवेंट मास कम्युनिकेशन की फील्ड में, आपको बहुत हेल्प मिलता है। रीज़न 1, हिस्ट्री। जो आप हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ते हो, ये हिस्ट्री आपको कहाँ काम आती है जब आप इवेंट क्यूरेट करते हो। आप सपोज करो सोलर अलायंस के लिए कर रहे हो या यशोभूमि की, तो आपको बहुत सारी स्टैंडी वॉकवेज बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस आने, स्टोरीज लेके आनी पड़ती हैं। अब जिसको नहीं आता, जिसको नहीं है, वो तो बुक्स ढूंढेगा, रिफ्रेशर्स कंडक्ट करेगा, लेकिन जिसको ऑलरेडी हिस्ट्री पता है उसके लिए टिप्स पे काम है। पॉलिटिकली आपको पता होता है कि हाई कैसे चीज़ें वर्क कर रही है, तो आप क्विकली वो कंटेंट बना सकते हो, वो आइडियाज़ दे सकते हो इवेंट के अंदर कि इंटरनेशनल ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हम एक नई थ्योरी बना सकते हैं, एक नया वॉकवे क्रिएट कर सकते हैं, एक नया एक्सपीरियंस जोन लेकर के आ सकते हैं। तो वो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत हेल्प करता है एक्सपीरियंसेस क्यूरेट करने के लिए पब्लिक्स के। ओके, सो मैम देखो, एक बहुत सिंपल सा मिथ है। जैसे आपने बताया कि आपके मैथमेटिक्स में नंबर अच्छे नहीं थे, सो आपने ह्यूमैनिटीज चूज कर लिया आगे चल के। तो कॉमनली मतलब कहा यही जाता है कि जो वीक बच्चे होते हैं या जिनकी परसेंटेज नहीं आती, वो ह्यूमैनिटीज चूज करते हैं। तो कोई ऐसा एग्जांपल जो आपको लगता है कि आपके साथ के थे, इनकी परसेंटेज भी अच्छी थी बट स्टिल दे वेंट फॉर ह्यूमैनिटीज, अच्छा कर रहे हैं आज लाइफ में? हाँ, डेफिनेटली मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे थे।
एक मेरा फ्रेंड था जिसने जेई नीट जेई आई गेस उसने ट्राई करा एंड ही ऑलरेडी गॉट, उसका नाम मतलब उसका AIR 3 समथिंग आया था, स्टिल ही थॉट टू चूज ह्यूमैनिटी बिकॉज उसको आगे जा कर के अपना डिफरेंट मार्केटिंग फील्ड और डिफरेंट जर्नलिज्म एक्सप्लोर करना था. इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट राइट नाउ. वो बहुत सारे जर्नलिस्ट टीवी जर्नलिस्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए कॉलम्स लिखता है. तो इट डज नॉट, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, तो ही चूज टू हैव अ कम्युनिकेशन फील्ड. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीक वाले बच्चे अडॉप्ट करते हैं ह्यूमैनिटीज़. देयर ऑल्सो एग्जाम्पल्स इन द सोसाइटी. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग परसेंटेज के साथ है, बट उनका कम्युनिकेशन, उनका क्रिएटिव लीडरशिप स्किल्स अच्छा है और उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ चूज करा हुआ है. ओके, सो ग्रेट. तो आप बता रहे हैं आपके फ्रेंड का जेई होने के बाद फिर उसने करियर स्विच किया, आर्ट्स ले लिया, आगे चल हाँ के जी. ह्यूमैनिटीज लिया. क्या बात है. हमारे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज आए मैम 10th में, एंड उसके बाद उन्होंने ह्यूमैनिटीज चूज किया है. सो ये कहा जा सकता है ना कि उनका डिसीजन गलत नहीं है. बिल्कुल भी गलत नहीं है. बिल्कुल भी डिसीजन गलत नहीं है. तो अगर आपके परसेंटेजेस बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है, आपने 96 स्कोर किया, 90 स्कोर किया बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, एंड इफ यू आर चूजिंग ह्यूमैनिटीज, आपने ह्यूमैनिटीज लिया आगे चल के, तो डाउट मत करना, ठीक है. ये मतलब जब हम बात कर रहे हैं ना कुछ बहुत ही अच्छे पर्सनालिटीज से जो कि अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप सबको बताना कि देखो यार, परसेंटेज एक पॉइंट है, और परसेंटेज ज्यादा आने का मतलब ये नहीं होता कि बाय डिफॉल्ट जो है तुम एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाओगे, ठीक है. ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, एक बहुत ब्रेव डिसीजन है तुम्हारा वो, और तुम्हारे सामने एग्जाम्पल्स हैं अब तो कि जी हाँ बिल्कुल सही डिसीजन है तुम्हारा. तो अब रिग्रेट मत करना कभी भी ऐसा सोच के कि मेरे इतना अच्छा परसेंटेज आया था और मैंने ह्यूमैनिटीज चूज कर लिया. तो मैम बहुत अच्छे इनसाइट्स इनफैक्ट आपने दिए हैं. एंड एक बच्चों के साइड से क्वेश्चन है. देखो, जब आप इनफैक्ट आपके साइड भी सामने आया होगा, जब आप क्लास 10th का आपने बोर्ड एग्जाम दिया था, ठीक है, तो 10th देने के बाद ना कॉमन क्वेश्चन होता है कि लाइफ में आगे क्या करना है ना, बेसिकली आगे कौन सी स्ट्रीम हम चूज करेंगे. सो आपके लाइफ में भी कभी ऐसा फेज आया है जब आपको ये लगा हो एग्जाम देने के बाद, जब बोर्ड्स खत्म हो गए, आगे क्या करेंगे लाइफ में जाकर के, कैसे चीजें चूज करनी है? सर, हम जब 10th-12th पास करते हैं तब हमको पता होता है, जब 10th में होते हैं कि मतलब स्कूल लाइफ ऐसी होती है कि एक क्लास ख़त्म करी दूसरे में जाना है, तो हम कभी सोचते नहीं है कि हम आगे जाके करेंगे क्या. बट 10th और 12th एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ सब पूछने लगते हैं क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे. तो बहुत कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती है. वो बहुत ऑब्वियस सी बात है, सबके साथ होता है. अगर आप किसी चीज़ को नहीं जानते हो, आप एक्सप्लोर करते हो, बट जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि किसी चीज़ का सही और गलत क्या है. और जब तक आप अपने लिए सही और गलत नहीं जानोगे तो आपको नहीं पता चलेगा आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है. एक कन्फ्यूजन्स का मतलब ना फेलियर नहीं होता है. कन्फ्यूजन का मतलब होता है एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़. तो कन्फ्यूजन बहुत ईजी चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है, बट एक्सप्लोर करो. अगर आपको लगता है कि आपको नीट जाना है, लेकिन अगर आप नहीं क्वालिफाई करते, आप 2-3 बैकअप ऑप्शंस रखो. अगर आपको लगता है इवेंट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है आपसे, लेकिन आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर रहे हो, या शो रनिंग इवेंट मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है कि बैक स्टेज पूरा संभालना, पूरा शो LED वगैरह चलाना, आपको लगता है आपको बहुत मज़ा आता है कंप्यूटर चलाने में, तो आप वो पार्ट रख सकते हो. तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो इसी फील्ड के अंदर. PR कम्युनिकेशंस भी इसी का एक पार्ट होता है, आप उसको भी कर सकते हो. कंटेंट क्यूरेशन होता है, बैक स्टेज मैनेजमेंट पूरा होता है जहाँ आप सारे अवार्ड सेटअप करते हो. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो. इसी फील्ड में आपको 3-4 बैकअप ऑप्शंस मिल जाएंगे. ओके, सो बेसिकली अगर मान लीजिए एक बच्चा ह्यूमैनिटीज लेने का सोच रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उसका मतलब क्या आइडियोलॉजी होना चाहिए, वो क्या सोच करके ह्यूमैनिटीज ले? बिकॉज उसके आसपास लोग उसको कभी इंकरेज नहीं करेंगे कि आप ह्यूमैनिटीज की तरफ जाओ, ठीक है. या आपने जब ह्यूमैनिटीज लिया था तो आपके दिमाग में क्या क्लैरिटी थी, आपको क्या लगता था कि इस वजह से मेरे को ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करना चाहिए? मेरे दिमाग में कोई ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करना चाहिए. बट जब ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करा तो पहली बात तो मेरे को मैथ्स नहीं पसंद थी. आई एम वेरी गुड, मैं थियोरेटिकल चीज़ों के साथ बहुत गुड हूँ, तो थ्योरी मेरे लिए बहुत ईजी था लर्न करना. और जिस फील्ड से मैं आती हूँ वहाँ पे आपको ऑलराउंडर होना पड़ता है. ऑलराउंडर मतलब नॉलेजफुल होना होता है. आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो पता होना चाहिए. हिस्ट्री, मैंने अगेन कहा कि कंटेंट क्यूरेशन या वॉकवेज या एक्सपीरियंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है. तो ऐसा कुछ माइंड में नहीं था ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करना. लाइफ मेक मी डू इट, बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया है. सो मैम, जैसे आप इवेंट मैनेजमेंट करते हो, तो इवेंट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, राइट. सो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या रोल्स होते हैं? जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने आज 11th-12th ह्यूमैनिटीज से किया, आगे चल के फॉर एग्जांपल वो मास कम्युनिकेशन करता है, अपने ग्रेजुएशन में करता है, ठीक है, और फिर उसे लगता है कि मुझे इवेंट मैनेजमेंट में जाना है. सो बेसिकली क्या आपको लगता है उसके अंदर डिफरेंट रोल्स होते हैं,
या फिर आप ये बता दो मेरे को कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा चाहता है कि मुझे इसमें करियर बनाना है, राइट, तो क्या कोर्सेज आपको लगता है करने चाहिए या क्या स्किल्स उस बच्चे के पास होने चाहिए, ठीक है, कैसे स्टेप बाय स्टेप इस इंडस्ट्री के अंदर वो जा सकता है। सो एक बार इस पे थोड़ा सा अगर आप गाइड करोगे तो हमारे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सर इवेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस समय आप सिर्फ एक्सपीरियंशियल इवेंट्स की बात करो तो मार्केट हमारा इतना बूम हो रहा है कि 10,000 to 12,000 करोड़ प्लस का मार्केट है। मीन्स अपॉर्चुनिटीज बहुत वाइड है। इवेंट मैनेजमेंट के अंदर ही आपका एक कोर इवेंट मैनेजमेंट आता है, एक क्लाइंट सर्विसिंग आता है, एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट आता है। आर्टिस्ट मैनेजमेंट का ही इकॉनमी इस टाइम पे 7.28 ट्रिलियन का है। आर्टिस्ट मैनेजमेंट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको ट्रैवल और गुड फूड फ्लोर प्लेसेस एक्सप्लोर करने का मन है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट का मतलब बहुत सारा खाना खाना? बिल्कुल, मैं तो इसी वजह से एक रीज़न ये भी है मेरा जिस वजह से मैंने ये फील्ड चूज़ करी। मुझे अच्छा खाना खाना बहुत पसंद है और फ्री में अच्छी प्लेसेस घूमना बहुत तो भाई देख रहे हो तुम, अगर तुम्हें फ्री में घूमना फ्री में खाना पसंद है तो तुम आर्टिस्ट मैनेजमेंट के साथ जा सकते हो इस रोल के अंदर। सो मैम अगेन द क्वेश्चन इज कि स्टेप बाय स्टेप अगर इनके लिए आप ब्रेक डाउन कर दो कि देखो तुम्हें ये करना है, तुम आगे जाके ऐसे एंट्री ले सकते हो। सो मुझे लगता है कि ये तो हर कोई करना चाहेगा। डेफिनेटली। तो आप अपने 12th के बाद मास कम्युनिकेशन, अब बहुत सारे स्कूल्स हैं, आफ्ट है, IIMC है, CUET के थ्रू आप दे सकते हो। आप उन कॉलेजेस में अप्लाई करिए, आप धीरे धीरे इंटर्नशिप्स ट्राई करिए। इंटर्नशिप्स आपको सिखाती हैं कि ऑन फील्ड वर्क कैसे होता है। स्पेशली मतलब आप सेकेंड ईयर में आपको अलाउंस हो जाती है कि आप वॉलंटियरशिप करना शुरू कर देते हो। तो आप कॉमिक कॉन हो गया, देन आपके गवर्नमेंट इवेंट्स मैं कराती हूँ, हम भी स्कूल से वॉलंटियरशिप्स लेते हैं। आप पहले वॉलंटियरशिप सीखिए, आप सीखिए कि काम होता कैसे है। ऑब्जर्वेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन स्किल्स जिसको बोलते हैं, ऑब्जर्व करिए। फिर आप जब सेकेंड ईयर में आप, और आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको पॉकेट मनी भी मिलेगी। तो आपको 15,000 20,000 पर डे के हिसाब से, 2 डेज़ के हिसाब से आपको कॉस्ट मिलता है। आपका पॉकेट मनी पर इवेंट निकलता है, प्लस आपको एक्सपीरियंस होता है कैसे कैसे चीज़ें होती है। एक बार आप जब आप अच्छी खासी इंटर्नशिप्स और वॉलंटियरशिप्स कर लेते हो, आप किसी भी इवेंट कंपनी में, बहुत सारी इवेंट कंपनीज है, उस पर आप एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पे ज्वाइन करो। आप पिच डेक से स्टार्ट करो, आप क्लाइंट सर्विसिंग से स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप जब क्लाइंट सर्विस करोगे तब आपको पता चलेगा इवेंट क्यूरेट कैसे होते हैं। तो ये स्टेप बाय थोड़ा स्टेप। सा क्लाइंट सर्विस के बारे में बताओगे, क्या होता है क्लाइंट सर्विसिंग? क्लाइंट सर्विसिंग इज लाइक, जिसको लगता है कि हमें बात करना बहुत अच्छा लगता है, किसी से रिलेशंस, आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी है, तो आप क्लाइंट को संभालना, उसकी सारी नीड्स को केटर करना, उसको क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसा स्टेज चाहिए, कैसा वॉकवे चाहिए, आपको सब केटर करके देना होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे डिनर्स पे, अच्छे कैफेज में बैठ के डिनर्स डिसाइड, मतलब डिनर्स करके आपको मीटिंग्स करनी है, तो क्लाइंट सर्विसिंग आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, सो मैम अगर जैसे मैंने 12th किया ह्यूमैनिटीज लेकर के, है ना, सो आगे चल के इज इट मैंडेटरी कि अगर मुझे इवेंट मैनेजमेंट में जाना है तो मुझे मास कम्युनिकेशन के साथ जाना पड़ेगा, कि ग्रेजुएशन में मास कम्युनिकेशन से ही मैं कुछ करूंगा, या ऐसा कौन सा डिग्री मेरे को चाहिए वहाँ पे कि जिससे मुझे एक डोर ओपन हो जाएगा आगे चल के? अगर आप मास कम्युनिकेशन करके जाते हो, मतलब इवेंट इंडस्ट्री सबको अलाउ करती है, वो क्रिएटिव माइंड्स ढूंढती है रादर देन एक प्लेटफॉर्म को लेके चले। बट मास कम्युनिकेशन से क्या होता है ना, आपको ऑलरेडी सिखा दिया जाता है कि फील्ड में आपको एक छोटा एक्सपोजर मिल जाता है। तो आप आगे जाके अगर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, वहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स होते हैं, या मिनिस्ट्री, आप क्या कहते हैं, IPMA, पाइप मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस, और भी PSUs वगैरह आप अप्लाई करते हो ना, तो मास कम्युनिकेशन आपका एक प्लस पॉइंट होता है आपको हाई पेइंग जॉब्स के लिए। एक ये भी मिथ है कि मास कम्युनिकेशन से हाई पेइंग जॉब्स मिलते नहीं है मार्केट के अंदर। ये बहुत बड़ा मिथ है। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी एक आर्टिकल निकाला था कि मास कम्युनिकेशन इज द मोस्ट डेडली इंडस्ट्री, कि आपको 10,000 रुपीज़ से जॉब नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा मिथ है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको ग्रैब करनी पड़ती हैं, आप हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़। कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं कराएगा, किसी भी फील्ड में चली जाइए, आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं कराएगा। अगर आपके पास स्किल है, आपको आता है कुछ नया करना, जैसे मैं जब दिल्ली आई थी, मेरे को भी इतना एक्सपोजर नहीं था, बट मेरे पास क्रिएटिव माइंड था। तो अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड है, क्रिएटिव स्किल है, तो आप डेफिनेटली जी, अगर आप लेजिट लेके चल रहे हो कि नहीं, मुझे अगर जर्नलिज्म का जॉब नहीं मिला, मैं एंकर नहीं कर पाया, तो मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा, तो आप
एक सेट उस पर चले जाओगे। लेकिन आप इवेंट मैनेजमेंट आपको लगता है आर्टिस्ट मैनेजमेंट आप किसी को मैनेज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, आप उसमें चले जाओ। आप नहीं कर सकते पिच डेक, आप आर्टिस्ट मैनेजमेंट में चले जाओ। आपको पता है कि अपने आर्टिस्ट को सेल कैसे करना है, किसी को लेके कैसे आना है, तो आप उस फील्ड में चलो। आपको नहीं लगता कि अगर आप वो भी कर पाओगे तो आप बैक स्टेज, आई थिंक शो रनिंग की सबसे इंटरेस्टिंग टास्क होता है कंसोल चलाना। आप पूरे शो को रन करते हो, एलईडी पे क्या चल रहा है, कोई गेस्ट आएगा तो फ्लावर्स कब बूस्ट होंगे, कॉन्फिटी कब जाएगा, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, क्योंकि हम भी एज अ पर्सन अपने लव्ड वन के लिए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं और सबको कुछ ना कुछ पता होता है कि ना कोई इधर आएगा तो ये वाला फ्लावर ड्रॉप करना है, कोई इधर आएगा तो एक कॉन्फिटी। तो वो एक बहुत ईजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है इवेंट इंडस्ट्री का, जिसको हम बोलते हैं बैक शो रनिंग और कंसोल रनिंग। आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इट्स नॉट, इतनी वेरियस फील्ड्स हैं कि आई डोंट थिंक सो आपको ये बहुत कहना बहुत। एंड आपको मैं बताऊँ, पर शो ऑफ शो रनिंग का आपको 30,000 मिलता है। लाइक 30,000 इज द बेसिक स्टार्टिंग पेइंग थिंग जो आपको मिलती है एक शो रन करने के लिए, स्मॉल शो चलाने के लिए। तो आप खुद एक अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या लार्ज स्केल होता होगा जब ये लार्ज स्केल इवेंट पे जाते हो। मैम फटाफट से एक छोटा सा डाउट बच्चों के साइड से, कोई 3 या 4 या 5 रोल्स अगर आप लिस्ट कर पाओ कि ये रोल्स हैं जो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, है ना, एंड एसोसिएटेड विद दैट रोल्स अगर आप बता पाओ कि ये सब्जेक्ट्स के साथ अगर हम आगे जाएंगे तो इन रोल्स के अंदर एंट्री हमारी ईजी हो जाएगी। कोई भी 4-5 जो इंपॉर्टेंट रोल्स आपको लगता है जो अच्छे वेल प्लेइंग जॉब्स हैं, जहाँ पे अच्छा एक्सपोजर है, काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। आप इवेंट मैनेजमेंट की बात करें तो 3-4 चीज़ें मैं आपको लिस्ट, एक तो मैंने आपको हिस्ट्री के रिलेटेड और पॉलिटिकल उसके रिलेटेड बताया था कि आप पिच डेस्क और क्लाइंट सर्विसिंग पे जाइए। तो पहला हो गया पिच डेस्क और पिच डेक एंड क्लाइंट सर्विसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिसका इवेंट हमें करना है उनको हम पूरा एंड टू एंड सारा मैनेज करके बताएंगे। एंड टू एंड सारा मैनेज करके देते हैं, उनका पूरा हिस्ट्री, उनका सब कुछ क्रिएट करना, सब कुछ हम क्रिएट करके देते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा आर्टिस्ट मैनेजमेंट। सो आर्टिस्ट मैनेजमेंट लाइक जैसे कॉन्सर्ट हो रहा है या पे किसी बड़े आर्टिस्ट का, आप सपोज कर लो आप जाकिर खान को मैनेज कर रहे हो, तो आप उनके सारे डिटेल्स, सारे फ्लाइट शेड्यूल्स, और आपको पर गिग आपका 10% कमीशन होता है। बट मैम एक डाउट ये भी आएगा, जैसे मुझे भी आ रहा है कि अगर जैसे आपने कहा कि अगर आप जाकिर खान को मैनेज कर रहे हैं तो मैम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे हम? वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? सिंपली स्टार्ट विद स्मॉल, छोटे छोटे वॉलंटियरशिप करो। आप पहले 100 मिलियन वाले आर्टिस्ट को नहीं कर लोगे, आप ट्राई करो मार्केट में फाइंड आउट, आपको खुद एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। किसी छोटी कंपनी को ज्वाइन करो, मे बी अ स्टैंड अप कॉमेडी कंपनी, बहुत सारी कंपनी है मार्केट, उसमें आप 10K वाला आर्टिस्ट उठाओ, उस पर वर्क करना शुरू करो, आपको पता चलेगा कैसे। तो आपको शायद स्टार्टिंग में सैलरी के साथ 1000 रुपीज़ पर शूट ही कमीशन मिले, बट वो धीरे धीरे आप प्लान करोगे। फिर बहुत सारी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी हैं, जैसे OML हो गई, ब्राइट OML हो गई, जिसको हर्ष गुजराल में मैनेज करते हैं, हर्ष गुजराल को जो मैनेज करते हैं वो हो गए। और आप इन कंपनीज़ के साथ जुड़िए, दे डू अडॉप्ट इंटर्नशिप्स, दे डू गिव यू जॉब्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के, एंड आपको टीच करेंगे कैसे चीजें होती है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोई स्पेशल डिग्री चाहिए मेरे को यहाँ तक आने के लिए? नहीं। तो अगर मैं स्टेप को देखूं तो 11th-12th के अंदर मैंने ह्यूमैनिटीज लिया, जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में आगे बढ़ा। हिस्ट्री है, आपने कहा पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है ना, तो इन सब्जेक्ट्स के साथ तुम आगे बढ़े। एंड इसके बाद मेरे को अगर कोर इस फील्ड में जाना है तो बेस्ट है कि मैं मास कम्युनिकेशंस के साथ आगे जाऊं। तो बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होता है, तो CUT के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं, तो वहां से तुम आगे जा सकते हो। ठीक है, वहां पे तुम ग्रेजुएशन अपनी करोगे और फिर सेकेंड ईयर से हमें इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे मतलब कंपनीज है जो इंटर्नशिप्स कराते हैं, तो वहाँ पे, और वॉलंटियर्स ना, हाँ, तो बहुत सारे इवेंट्स में ना वॉलंटियरशिप होती है, मतलब आप जाते हो, कई बार आपको पैसे नहीं मिलेंगे उसके, बट हाँ जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आप आगे बढ़ते जाओगे। सो कोई स्पेसिफिक डिग्री हमको यहाँ पे नहीं चाहिए इस फील्ड के अंदर इंटर करने के लिए। और मासकॉम हेल्प करता है अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अगर आपको करने हैं, सरकार के साथ काम करना चाहते हैं बड़े लेवल पे, तो वहाँ पे मासकॉम बैकग्राउंड बहुत अच्छा आपको सपोर्ट देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या बात है, तो काफ़ी सही ब्रेकअप था मैम, तो मतलब अच्छा है, तुम देख सकते हो कि इतना लंबा पाथ नहीं है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऐसे जो बच्चों के सामने चैलेंजेस आते हैं, इनफैक्ट लाइफ में बहुत सारे आते हैं। सो आपका जो पहला इवेंट था मैम, उसको आपने कैसे मैनेज किया? सबसे बड़ा चैलेंज आपका क्या था उसमें? बिकॉज जब पहली, मुझे याद है मेरी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास थी ना, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था, मुझे लग रहा था कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। सो आपका जो फर्स्ट इवेंट था उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे आपने मैनेज किया? कोई चैलेंजेस मतलब आपको लगा कि आपने फेस किए? सो चैलेंजेस
तो बहुत माइन्यूट चैलेंज था। आई मीन मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ में कॉलेज में भी सारा हैंडल अप करना, सारा इवेंट क्यूरेट करना, प्लस मैं फ्रीलांसिंग इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस बहुत करती थी। तो मेरी प्रोफेसर को ऑलरेडी पता था कि शी इज़ द वन जो सब कुछ कर लेती है। तो वो यूपीसीए में काम करती थी, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशंस के लिए। तो देयर वाज अ T20 मैच, टेस्ट मैच था, नॉट T20, टेस्ट मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का। तो उनको मतलब डे 1 उनका यूपीसीए का जो मार्केटिंग पर्सन था, जो इवेंट क्यूरेशन पर्सन था, वो छोड़ के चला गया था एंड उनको कोई टेम्परेरी चाहिए था। तो उनके पास सबसे लेटेस्ट कॉन्टैक्ट जो था मेरा था एंड आई गॉट दैट कॉन्टैक्ट, आई गॉट इट। और मेरे को बोला गया कि आपको ना पूरा ये मैच का शो रनिंग देखना है और आपको इन्फ्लुएंसर्स लेके आने हैं। तो मेरे लिए तो बहुत इन्फ्लुएंस, आई वॉज वेरी हैप्पी, अरे चलो कुछ नया करने को मिला है। तो मेरे लिए जो डिफिकल्ट टास्क था वो बार्टर में उनको लेकर के आना था। बट क्या होता है बार्टर? सॉरी टू इंटरप्ट। बार्टर कोलैबोरेशंस होता है जब आप किसी को उतनी वैल्यू की, हाँ जैसे बर्तन, आपने मुझे बर्तन, आप मेरे पास बर्तन है और आपके पास कुछ घड़ी है, तो मैंने आपको बर्तन चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए, तो मैंने घड़ी ले लिया, आपको बर्तन दे दिया। सिमिलरली मुझे इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, उनको क्रिकेट के पासेस चाहिए, विराट कोहली से मिलना है और साइन लेना है, तो सेम चीज़ थी। तो मैंने उनको ऐसे ही भड़काया कि तुम्हें विराट कोहली से मिलवा दूंगी, साइन दिला दूंगी, तुम आ जाओ। मैम ये तो हम मतलब है ना, विराट कोहली से तो हमको ही मिलना है। सो मैम कब मिलवा रहे हो आप हमको विराट कोहली से? विराट कोहली से नहीं, मैं आपको शिखर धवन से मिलवा दूंगी। गाइस है ना, तो हम लोग मिलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। मैम वैसे आईपीएल के पासेस इसके बाद मिलते हैं। आईपीएल के पासेस, ठीक है गाइस, तो भाई हम लोग चलेंगे देखने, ठीक है। तो अब तो अपना हो गया ना, अब तो देखो कांटेक्ट बन गया अपना, ठीक है। सो आईपीएल के पासेस हो गए, विराट कोहली का सिग्नेचर मैम, ठीक है। चलो तो मैम वैसे ओके, दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो आपको कोई चैलेंज नहीं आया इस इवेंट में? इतना बड़ा इवेंट था, मैंने ना बार्टर भी कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। अब मेरे लिए सेकेंडली एकदम कॉलेज से उठ के सीधे मैच पे चले जाना, तो बहुत सारी ऊपर नीचे चीज़ें हो रही थी कि ये कैसे ब्रांडिंग कैसे जा रही है, कैसे लगाना है, कैसे क्या सोशल मीडिया पे डालना है। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी जो आप इन द टाइम लर्न करते हो। मतलब पैनिक होना तो इस फील्ड का वही नहीं है, आई हैव टू बी वेरी, आपको बहुत काम रहना है। तो मतलब मेरे लिए जगल्ड अप चीज़ें थी, आई थिंक वही मेरा सबसे ज़्यादा मुश्किल फेस था कि क्या चल क्या रहा है मेरे अराउंड, ये सब जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। इस इवेंट से पहले आप क्रिकेट देखते थे? क्रिकेट तो देखते थे थोड़ा बहुत, बहुत नहीं। तो ये चैलेंज नहीं हो कि आपको जैसे गेम के बारे में अगर नहीं पता है तो कैसे मैनेज करना है? गेम के बारे में तो ऑब्वियसली पता था। घर में जब बड़े भाई बहन होते हैं, तो स्पेशली भाई होते हैं, तो वो जबरदस्ती आपको पकड़ के मैच दिखाते ही दिखाते हैं, तो वो तो पता ही होता है। ठीक है। एक बड़ा कॉमन कहते हैं ना, मतलब एक बड़ी अजीब सी सोच है समाज की, सोसाइटी की, खासकर जब बात गर्ल्स की आती है। अभी क्या है कि हमारे मतलब ये मैं कई बार जब मैं भी पढ़ाता हूँ तो इस चीज़ के बारे में ना बताता हूँ कि एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी समय से चलता आया है कि लड़कों का मतलब कहते हैं ना एक रोल है कि आप बाहर जाओ, आप पैसे कमाओ, बहुत कुछ एक्सप्लोर करो, बट गर्ल्स के साथ हमें कई बार वो इक्वालिटी नहीं दिखती। इनफैक्ट चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, आज समाज काफ़ी बदल गया है। फिर भी क्या कभी ऐसा आपके ऊपर प्रेशर आया कि करियर के टाइम पे जब आप करियर बिल्ड कर रहे थे, फैमिली वालों ने प्रेशर दिया हो कि नहीं यार क्या करोगे पढ़ाई करके, शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, मेरी मम्मी तो शी इज़ खुद एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन है, वो 20 ईयर तक प्रिंसिपल रही हैं, तो उनको पता है कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, विमेन इंडिपेंडेंट कितनी ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है अपने पैरों पर खड़ा होना। तो मैं हर लड़की, यंग लड़की से सबसे पहले याद यही कहना चाहूँगी, खुद पर बिलीव करना सीखो, अपने ड्रीम्स को सीरियसली लो और कभी किसी के ओपिनियन की वजह से खुद को छोटा मत समझो। अपने आप में बिलीव करना शुरू करो। लोग 100 बातें कहेंगे, मेरी मम्मी ने नहीं कही, बट मेरी फ्रेंड्स हैं जो मास कॉम में बहुत अच्छा कर रही है, जिन्होंने IIMC से पास आउट हैं, बट उनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती लगे पड़े हैं कि नहीं शादी करनी है, जॉब मिल गई फिर भी शादी करनी है। पेरेंट्स से भी ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ने दीजिए। आप उनको उड़ान देंगे, वो आपको सोसाइटी में इतना ऊंचा उठ के दिखाएंगी, इतना सम्मान देके दिखाएंगी। आज जब मेरे रिलेटिव्स जो शायद मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेने पे बात नहीं करते थे, आज वो मेरे बारे में एग्जैगरेट करते हैं कि देखो ये PM से मिल के आई, देखो ये CM के लिए काम कर रही है। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के लिए। आप उनको उड़ने का मौका दो, वो आपको इतनी ऊंची उड़ान भर के दिखाएंगी कि आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। क्या बात है मैम, दैट्स वेरी अमेजिंग। तो ये एक बहुत इंस्पिरेशनल बात थी, है ना। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबका पोटेंशियल इक्वल होता है, सब लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। एंड जैसा आपने किया तो मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और बस बहुत अच्छे लगा, मतलब इनफैक्ट ये काफ़ी मोटिवेटिंग, इनफैक्ट सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया। कई बार ये सपोर्ट हमें नहीं मिलता,
तो लेकिन वही है कि एक बार अगर आप फाइट करो, आपने अगर ब्रेव डिसीजन लिया, आपने ह्यूमैनिटीज लिया, आपने ऑलरेडी बहुत सारे सोसाइटी के साथ फाइट कर लिया है, ठीक है, तो बस उस पर खड़ा रहना है, ठीक है, उस पर मतलब टिके रहना। तो ये आई गेस मैम से हमको सीखने को मिलता है। एंड मैम क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स, जैसे अभी बच्चे क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, सो आपको लगता है कि क्या ऐसी स्किल्स उनको डेवलप करनी चाहिए जिससे आगे इवेंट मैनेजमेंट का करियर बहुत ईजी हो जाए उनके लिए? नेटवर्किंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन थिंग। और दूसरी बात है, आप जितना टाइम इंस्टा की स्क्रॉल करने में लगाते हो, उतना टाइम आप लिंक्डइन पे स्क्रॉल करने में लगाइए। आप लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट करिए अपने छोटे छोटे। आप इवन आप स्कूल में, कॉलेज में कोई ऐसे कोई थीसिस लिख रहे हो, आप वो भी डालो, आप पोस्ट करो। आप देखो, आप अवार्ड शोज होते हैं, उनके टिकट्स होते हैं, इनवाइट्स होते हैं, आप डीएम करिए, आपको इनवाइट्स मिलते हैं, आप जाइए, आप वहाँ पे कनेक्ट करिए। आपको लग रहा है कि आपको कुछ लगता है, कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 11-12 में हम कई बार हम लोग अवेयर नहीं होते बच्चे, बिकॉज उनको अभी नहीं पता कि कनेक्शन का मतलब क्या है। तो एक इजी ब्रेक डाउन की मतलब क्या कनेक्शन, बिकॉज कनेक्शन क्लास 11 मतलब दोस्ती, तो दोस्तों के साथ जाना, बाहर घूमना, पार्टी करना, ये कनेक्शन है। बिकॉज हम बच्चों के हिसाब से तो ऐसे ही सोचते हैं। सब हम भी करते थे, हमने बहुत पार्टी करी है स्कूल लाइफ, तो कॉलेज बेसिकली लाइफ क्या में। स्किल्स, अब बच्चों के ऊपर ना बहुत लोड होता है मैम, पढ़ाई करते हैं वो लोग, स्कूल जाएंगे, उसका होमवर्क है, अपना क्लास 11 के स्टडीज उनके बहुत डिफिकल्ट है। तो ये मतलब ऐसा कोई स्किल जो घर बैठ करके सीख सकते हो, जो इस फील्ड में उनको आगे हेल्प करे, या ऐसा कुछ करें वो अपने डेली लाइफ में कि जो उनको काफी अच्छा हेल्प करे? तो आजकल एआई बहुत बूमिंग सेक्टर पे बहुत बूम कर रहा है, और एआई का कंटेंट क्रिएशन करने के लिए आप इवेंट फील्ड में तो बहुत एआई हम यूज़ कर रहे हैं। एआई इज़ द मोर ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है, और एआई के कोर्सेज आपको आई थिंक 10,000 में मिल जाते हैं। 999 में भी है, वेब थिंक स्कूल करके एक बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंसर है, वो 99 299 में भी आपको क्लासेस देते हैं। आप एआई के टूल्स सीखिए, आप अपने कुछ कंटेंट क्यूरेशन, आप कुछ एआई से वीडियो बनाइए, जो आप सपोज करिए कुछ 3D मॉडल बना लीजिए, आप अपने वर्क पोर्टफोलियो में उसको कर सकते हैं। आप उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करिए, आप धीरे धीरे आपको अप्रोचेस आएंगे, आप खुद देखेंगे, आप लिंक्डइन के थ्रू आप देखेंगे बहुत सारी कोटेशंस पड़े होते हैं, बहुत सारे पोस्ट पड़े होते हैं कि हमें ना ये इवेंट का ये बनाना है, हमें कोई 3D मॉडलिंग या क्या बोलते हैं उसको, आजकल CGI एड्स जिसको हम बोलते हैं वो चल रहे हैं। तो उसकी बहुत सारे अगर आप एडिटिंग पे अच्छे हो तो आप वो सारी धीरे धीरे करके आप, जिसमें आपको आई थिंक 1-2 घंटा लगेगा छोटी छोटी चीज़ें बनाने में, आप 1000-2000 पेड होगे, बट आपको एक कनेक्ट बन जाएगा एक कंपनी के साथ, एक ब्रांड के साथ। बहुत सारे नायका जैसे ब्रांड्स भी आपको अपने क्रिएटर्स के लिए ढूंढते हैं, मैं CGI एड्स वगैरह के लिए, तो आप उनसे कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे कनेक्शंस बनाइए, बड़े मैं नहीं कह रही हूँ, बट छोटे छोटे कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करिए। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद स्मॉल, मतलब आप छोटा करोगे तभी आप बड़ा कर पाओगे। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आज के टाइम पे जो एआई चल रहा है, हाँ। उसके स्किल्स हम सीखें, उससे कैसे चीजें डिजाइन करते हैं वो हम सीख सकते हैं। फ्री कोर्सेज भी आई गेस अवेलेबल हैं बहुत इसके, सारे फ्री तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज आपको सर्च करने पे मिल जाएंगे, तो आप ये कोर्सेज सीख सकते हो। एंड लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है बेसिकली, है ना, जो मैम जिसके बारे में बात करें। जैसे तुम इंस्टाग्राम बनाते हो ना अकाउंट, तो वैसे एक लिंक्डइन करके भी अकाउंट होता है, वहाँ पे तुम कुछ भी अच्छा कर रहे हो, स्कूल में तुमने कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन किया, कुछ पार्टिसिपेट किया, उसको पोस्ट करो। सो वहाँ से शायद लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री के लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपका स्किल बहुत अच्छा हुआ तो यू नेवर नो कि आपको कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। कितना लगता है आपको मैम इसमें वीक में, मतलब कितना टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं? बस रात को सोते समय या सोने से पहले 30 मिनट्स आप बस इंस्टा की स्क्रॉल करने की जगह आप लिंक्डइन पे स्क्रॉल कर लो, आपका कनेक्शंस वहीं से बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। तो 30 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से बेटर है कि वहां पे हम दे दें और वहां पे लोग हमें जानना स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड मैम बेसिकली अगर आप देखोगे तो एज अ गर्ल आपको कभी कोई चैलेंज आया इस फील्ड में काम करते हो, कोई ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई हो, या कभी ऐसा हो गया कि आपको लगा हो कि नहीं यार गिव अप ही कर देते हैं, तो ऐसा कुछ एज अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव अगर आप बता पाएं? एज अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव तो नहीं बोलूँगी मैं, सेटबैक्स ऐसा नहीं होगा, वो सबकी लाइफ में आते हैं कि एक टाइम पे ना कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, पीयर प्रेशर आ जाता है कि नहीं बहुत आ गया अब नहीं करूँगी, बहुत लेट हो गया अब नहीं करूँगी, या किसी ने मुझ पे चिल्ला दिया तो मैं नहीं करूँगी। तो आप जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम करते हो, जब आप कंसोल एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे लास्ट मिनट तक चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपको पूरा शो रन करना है, और शायद किसी ने फोटो अभी ये वाली डलवाई बाद में डले। तो कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ ही, कोई गवर्नमेंट IAS होकर के या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आकर के ऐसे बिल्कुल चिल्ला दिया, 2 मिनट को लगता है कि हाँ बुरा लग रहा है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो आपकी गलती, आपको मिस्टेक पता चल रही है, तो आप गर्ल्स पे मतलब आप उस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करो, ऑब्जर्व करो और ठीक करो।
इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसी ओपन इंडस्ट्री है जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। वहाँ ये नहीं देखते कि आप लड़का हो तो आप कम काम करोगे या लड़की हो तो आप रात को नहीं रुकोगे। अगर काम है तो आपको करना है। ये नहीं है कि लड़का लड़की वाला सीन नहीं है। बहुत ओपन लिबरल इंडस्ट्री है। हम जितना काम करते हैं उतनी ही पार्टी करते हैं। गर्ल्स के लिए बहुत सेफ है, बहुत सेफ एंड साउंड रखा जाता है। अगर आप कभी लेट रुक रहे हो तो आपके लिए होटल्स ऑलरेडी बुकड होते हैं। आप वहाँ नियर बाई होटल में जाकर के आराम कर सकते हो और वहाँ से वेन्यू से आ जाते हो। नो लेट ट्रैवलिंग से नथिंग। तो एक ऐसी फील्ड है गर्ल्स के लिए बहुत सेफ है, बहुत लिबरल है, जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता और जहाँ अपॉर्चुनिटीज और क्रिएटिव माइंड्स को हमेशा फॉरवर्ड पुश किया जाता है। क्या बात है मैम, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज ये कई बार गर्ल्स के सेफ्टी को लेकर के काफ़ी बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि मतलब बहुत लेट हो गया किसी इवेंट में तो क्या गर्ल्स सेफ है। सो आप बता रहे हैं कि इट्स अ वेरी सेफ इंडस्ट्री, है ना। एंड कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपको लगा हो कि नहीं इस पॉइंट पे होकर के अनसेफ हो गई? नहीं, डेफिनेट कभी नहीं हुआ। 99% यही होता है कि कहाँ जहाँ पे भी इवेंट होता है वहाँ पे भी ऑलरेडी हैव स्टेज। हमारे पास हमेशा स्टे होता है, तो हम वहाँ पे 4 दिन पहले जाके चेक इन कर लेते हैं, वहीं से इवेंट वेन्यू पे जाते हैं, इवेंट वेन्यू से वहाँ आते हैं, तो कोई डर नहीं होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ से इवेंट आने के लिए भी हमारे पास बॉडीगार्ड्स होते हैं, तो वो हमें सेफली कैब से ट्रैवल कराते हैं और कैब पे छोड़ते हैं। बिल्कुल सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा है भाई, है ना। क्या बात है। तो मतलब गर्ल्स, जो बच्चे हमारी सुन रही हैं, तो आप बता सकते हो कभी भी अगर आगे जाके आप इवेंट मैनेजमेंट जाना चाहते हो, पेरेंट्स को टेंशन हो कि बेटा सेफ रहेगा कि नहीं, तो या बच्ची सेफ रहेगी कि नहीं, तो यहाँ पे सेफ्टी का ऐसा कोई इशू नहीं है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब आपके काम की वैल्यू होती है, डजेंट मैटर कि आप बॉय हैं या गर्ल हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। एंड बहुत रेस्पेक्ट आपको मिलता है, तो इट्स अ ग्रेट फील्ड। इनफैक्ट आप आगे चल के इसमें करियर बना सकते हो। सो कोई ऐसा मोमेंट मैम आपके लाइफ पे, आपके करियर लाइफ से, कि जो आप कभी भूल ही नहीं सकते? डेफिनेटली एक इवेंट है, बट मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज मतलब वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट इवेंट होता है, जो इतना क्लोज डोर होता है जिसको हम ये भी नहीं बता सकते कि कहाँ होता है। क्लोज डोर मतलब ऐसे दरवाजा बंद कर देते हैं मैम? क्लोज डोर इज मतलब जहाँ लोगों को इनविटेशन बुलाया जाता है। हाँ यार, मेरे भी डाउट्स है ना, तुम लोग के डाउट्स है, मेरे भी डाउट्स है। मुझे लगा क्लोज डोर मतलब ये होता है सर, जहाँ पे आपको सिर्फ इनवाइट बुलाया जाए, और अगर आप बिग पर्सनैलिटी हैं तो ना आपकी सिक्योरिटी अलाउड होगी, ना आपका कोई रिलेटिव अलाउड होगा, सिर्फ आपके स्पाउसेस अलाउड होंगे। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और मतलब क्लोज डोर, इतना कॉन्फिडेंशियल इवेंट्स होते हैं। तो मतलब छुप करके, ऐसा छुप करके होता है, तो बहुत सीक्रेट इवेंट है, मतलब ऐसे मान लो, ठीक है। तो मैम कौन कौन लोग आते हैं, जैसे जिस इवेंट की आप बात कर रहे हो, कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप इफ यू कैन टेल अस? सर आई कैन नॉट कोट नेम क्योंकि वो मेरे राइट वायलेट करेंगे, बट आई कैन डेफिनेटली टेल कि वर्ल्ड के लीडर्स मीन्स पीपल लाइक ऋषि सुनाक, पीपल लाइक नमिता थापर। आप जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ या बड़े लीडरशिप्स को जानते हैं, आप सबके सब वो ऐसा इवेंट होता है जहाँ आप उनके लिए काम नहीं कर रहे होते हो, उनके साथ में काम कर रहे होते हो। वो इवेंट अपने आप में एक चैलेंज है। रीज़न 1 कि आप वहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे होते हो ना जो ना मार्केट में किसी ऐप पे मिलेंगे, ना किसी गूगल पे मिलेंगे, ना किसी माइक्रोसॉफ्ट पे। दीज आर वेरी क्लोज सॉफ्टवेयर्स जो आपको हार्ड ड्राइव से दिए जाते हैं और आपको इंस्टॉल करना होता है अपने कंप्यूटर में। उनकी 6 मंथ्स की लर्निंग होती है जो आपको लेनी होती है। स्पेशल ट्रेनीज होते हैं जो आपको सिखाते हैं फ्रॉम अब्रॉड, तो वो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग होता है। 200 400 ऐसे 400 ऐसे लोगों को केटर करना जो सारे लीडरशिप है, वर्ल्ड क्लास लीडरशिप, जो अपने अपने वर्ल्ड्स एंड कॉन्टिनेंट्स को चला रहे हैं, अपने अपने जो वर्ल्ड की इकोनॉमी होल्ड करते हैं। तो मेरा फर्स्ट एडिशन जब मैंने पहली बार किया, बहुत टफ था मेरे लिए वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना, तो बहुत सारे मतलब मैसअप हुए। लेकिन जब सेकेंड टाइम जब मैंने उसे करा तो मेरा मतलब आज तक उस इवेंट उसके 4 एडिशंस हुए हैं और पहला एडिशन था वो ऐसा जिसमें एक भी गलती नहीं थी, और वर्ल्ड लीडर्स ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, ऑल द फेमस वंस यू नो, कि जिसने भी ये इवेंट लीड करा है, दिस वाज द सबसे परफेक्ट एडिशन था, और मतलब इसको ही नेक्स्ट टाइम पे भी रखो। तो मेरे लिए वो इस आंखों में आंसू आने वाला मोमेंट था कि वर्ल्ड लीडर्स मेरे को आगे बोल रहे हैं कि इससे स्मूथ काम नहीं देखा मैंने। क्या बात है, तो दैट्स अ मैटर ऑफ प्राइड मैम, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा किया। सो ये मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग दोनों था हमारे लिए। एंड मैम एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो हमारे बच्चों के साइड से ही है कि एक सिंपल सा मैसेज उन सभी बच्चों के लिए जो अभी ह्यूमैनिटीज़ लेने का सोच रहे हैं, बिकॉज बच्चे अभी भी कई बार ऐसे होते हैं जो मतलब आप देखेंगे कि चूज़ करने का सोच रहे होते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज़ ले चुके हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो उनको गाइड करे, जो उनको आगे मोटिवेट करे कि हाँ तुमने सही डिसीजन लिया है, ठीक है। एंड वो भी अपने सर्कल को मोटिवेट कर पाएं कि देखो यार लाइफ में थोड़ा सा अलग भी जाना चाहिए। सो वन सिंपल मैसेज हमारे सभी बच्चों के लिए। डेफिनेटली, मतलब ये
एक ये जवानी है दीवानी का डायलॉग है, बनी बोलता है कि नैना मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता हूँ। तो जो ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं ना, उनके लिए इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे ये कोड बहुत स्पेसिफाई करता है कि आप आप दौड़ना चाहते हो, मतलब आप फ्री घूमना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना चाहते हो, बड़े लोगों से मिलना चाहते हो, एक बहुत अच्छे जोन में लेके जाता है और आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है जिससे आपके पेरेंट्स बहुत प्राइड फील करेंगे। ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसा स्ट्रीम है जो आपको बहुत परफेक्ट है, आपको बहुत आपने आपको कम मत समझिए। आई थिंक ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑलराउंडर बनाते हैं। करंट अफेयर से आपको प्रॉब्लली अपडेट रखते हैं, आपको अपडेट रखते हैं कि वेदर्स कैसे हैं, कहाँ पे क्लाइमेट। हमें बहुत सारी जगह होता है, हमें पता नहीं होता कि हम बीच साइड जब भी इवेंट कर रहे होते हैं कब बारिश आ जाए, कब वेव्स आ जाए। अगर आपको ज्योग्राफी पता है तो आप बता सकते हो, हेल्प कर सकते हो कि ना वेव्स अभी आ जाएंगी तो हैंगर में कर लो शिफ्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब आप कह रहे हो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क करती है? प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत वर्क करती है। जब प्रोडक्शन वाइज तो वर्क करती है, जब आप माउंटेन्स पे काम कर रहे हो, जब आप बीचेस पे काम कर रहे हो, तो बहुत वर्क करती है कि बताने में ना कि आप कभी कभी हमारे प्रोडक्शन टीम में ऐसे बंदे हैं जिनको पता है कि वो बोलते हैं अरे नहीं ये ना शाम तक बारिश हो जाएगी या वेव्स आ जाएंगी, शैक पे पानी आ जाएगा, आप शिफ्ट कर लो हैंगर में। वो सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। ह्यूमैनिटीज़ आपको ऑलराउंडर बनाती है, आपको हर चीज़ से इक्विप करती है। आपको करंट अफेयर से करती है, आपको वेदर प्रेडिक्शन से करती है, आपको हिस्ट्री करती है, हिस्ट्री से सारे आपको नॉलेज देती है, आपको एक ऑलराउंडर बनाती है। इन इवेंट इंडस्ट्री नीड्स एन ऑलराउंडर क्रिएटिव लीडरशिप माइंड। क्या बात है। तो इवेंट इंडस्ट्री नीड्स एन ऑलराउंडर क्रिएटिव एंड लीडरशिप माइंड। सो कितनी अच्छी बात कही मैम ने, है ना। तो ह्यूमैनिटीज आपको बनाती है एक ऑलराउंडर। आपके पास वो नॉलेज होगा जो आपको बहुत सारी जगह हेल्प कर सकता है। सो आई होप अब आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं बताने के लिए उन सब लोगों को जो ये कह रहे थे यार कि तुमने ह्यूमैनिटीज लेकर के तो बहुत गलती कर दी, है ना। तुम्हारे परसेंटेज अच्छे नहीं थे या परसेंटेज अच्छे भी थे तो भी तुमने ह्यूमैनिटीज क्यों ही चूज कर ली। सो अब आपके पास वो सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप अपने डिसीजन को आप जस्टिफाई कर सकते हो मैम, क्योंकि आप इवेंट मैनेजमेंट में काम करते हो, है ना। सो आप बता रहे हो आपका जो मतलब बातचीत है वो इंडस्ट्री के बड़े लोगों के साथ रहती है, ठीक है। तो कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे किसी सेलिब्रिटी के साथ आप काम कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहा हो, फन सा रहा हो? तो मेरे पास 2 ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी जो बहुत अमेजिंग है। पहला है हर्ष गुजराल जी के साथ। हर्ष गुजराल इज़ ऑल्सो अ स्कूल सीनियर। ही एंड आई हैव बीन पास्ड आउट ऑफ द सेम स्कूल सेंट जोसेफ। तो हम रिसेंटली में एक शो में मिले थे लास्ट ईयर 2025 जनवरी में। एंड जब मिले तो एकदम ऐसे स्कूल रियूनियन वाली फीलिंग आई। हमने साथ में बैठ के मतलब हम साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सुबह के 7 बज रहे थे, शो था एक कॉर्पोरेट का। एंड हमारा सारा नॉस्टैल्जिया रिवाइव हो गया। हमारे मैथ्स टीचर जिनको जो उल्टी सीधी इंग्लिश बोलते थे, हम उनके बारे में फ़न कर रहे थे और हमारी मैम कैसे हमारे कान पकड़ के खींचा जाती थी। तो एक मेमोरी रिवाइव हो गई। अदर मेमोरीज आई हैव इज़ ऑफ AR रहमान सर। AR रहमान सर के साथ हम कॉन्सर्ट क्यूरेट किया था हमने इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल के लिए। तो हम उनका रिहर्सल करा रहे थे हम उनका, और हम साउंड चेक कर रहे हैं, रहमान सर आए नहीं आने वाले हैं। एकदम से आवाज़ आती है वंदे मातरम, और मेरे हाथ में ऐसे गूज़बम्स आ गए और मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है, और देखा तो सर पीछे से गाना गा रहे हैं हाई नोट पे। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मतलब ऐसे एकदम माइंड थॉटफुल ऐसे करते हुए मतलब एकदम गूज़बम्स वाला एक्सपीरियंस था। सेम गोज़ विद मोहित चौहान सर। मैं खाना खा रही हूँ यहाँ पे बैठ करके, मोहित चौहान सिंस आर्टिस्ट हो हम साथ में खाना खाते हैं। मोहित चौहान सर आते हैं, खाना खाते हैं, आपने बैठ के खाना खा रहे हैं। 2 मिनट में रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ कि अरे ये तो मोहित चौहान सर है। मोहित चौहान मैम वही जिन्होंने रॉकस्टार का गाना गाया क्या हुआ बात है। तो ये तो बहुत ही मतलब इंसाइटफुल चीज होगी, बहुत बढ़िया। सो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा ये? लाइफ लॉन्ग याद रहेगा सर। ऐसे बहुत सारे मेमोरीज हैं। हर्षदीप कौर के साथ भी हैं, यूहानी के साथ भी हैं, परमीश वर्मा के साथ हमने रिसेंटली किया, उनके साथ भी हैं, बी प्राक सर के साथ भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे मतलब मेमोरीज, अगर हम बैठे तो शायद 2 घंटे भी कम पड़ेंगे सुनाने के लिए। क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा मैम, ये मेमोरीज तो सही में अमेजिंग है ना। बहुत कुछ मिस कर रहे हैं यार हम लोग लाइफ में। मैम वन लास्ट मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, हमारे सभी बच्चों के लिए। सो सक्सेस ना स्ट्रीम से नहीं आता, पैशन और परसिस्टेंस से आती है। और लाइफ में जो भी करो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपने ड्रीम्स को इतना बड़ा बनाओ कि लोगों की ओपिनियंस छोटी लगने लगे। एक छोटा सा कोट है मैं जो यहाँ कोट करना चाहूँगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं,
वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे कॉन्वर्सेशन करके एंड मुझे लगता है कि हमने शायद बहुत कुछ जाना है इस फील्ड के बारे में और शायद अवेयरनेस नहीं है बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ लेकर के बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं जो बच्चों को पता होते हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों को सारे ऑप्शंस बताएं जो लाइफ में आगे जा करके कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। एंड आज आपके साथ वो कॉन्वर्सेशन बहुत फ्रूटफुल था, बहुत अच्छा था, है ना। और मैम प्लीज़ वो याद रखिएगा, प्रॉमिस, हमें विराट कोहली से मिलना है और आईपीएल के पासेस, ठीक है। तो मैं फिलहाल मैम से पासेस वगैरह मांगता हूँ एंड आई गेस हम दोबारा मिलेंगे किसी और नए करियर स्किल के साथ एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपने काफ़ी कुछ सीखा हो। सो थैंक्स अ लॉट मैम, आपका टाइम आपने दिया यहाँ पे, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, इट इज़ अ रियली अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कि मैं कुछ भी मेथड से, कुछ भी चैनल से इन बच्चों को कम्युनिकेट कर पाऊँ, इनको गाइड कर पाऊँ कि ताकि हमें भी नए माइंड मिले और इनके लिए भी करियर ग्रोथ हो। तो दिस इज़ द ह्यूमैनिटी शो, सपनों से सफलता तक, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वो फिजिक्स वाला एंड आई अप्रिशिएट ऑल द टीचर्स जो इसको लेकर के आ रहे हैं, ऑल द टीम बिहाइंड इट। थैंक यू, आप इतने अच्छी तरीके से बच्चों को मेंटोर कर रहे हो। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू।